हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे उन छोटे भाइयों के लिए जिनका सपना इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स आपको मौका देता है कि आप भारतीय वायुसेना से जुड़ करके अपनी देश की रक्षा करें, अपने देश की सेवा करें। साथ ही साथ इस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है, बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिलता है और बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी मिलता है, बहुत ज़्यादा कुछ नया करने की भी स्पेस रहता है। साथ ही साथ आप अपनी देश की सेवा कर सकते हैं, अपने देश की रक्षा में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने 2023 की नई वैकेंसी को देखते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। आज की वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं, कब से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा या कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या उसकी योग्यताएं रहनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, जिस तरीके से आप अच्छी से अच्छी तैयारी करके अपना ये जो इच्छा है आपका जो ये भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का सपना है, इसको पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा चैनल नया है, इसलिए आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ेगा, जिससे कि हम लगातार लेटेस्ट अपडेट आप तक लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ इंडियन एयरफोर्स की, और इसको थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करें एक सेकेंड, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक नोटिस दिखाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अनाउंसमेंट है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अनाउंसमेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है एडवर्टीजमेंट फॉर अग्निवीर वायु बैच 1 2024। ठीक है, यानी 2024 का जो पहला बैच है उसका ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो एडवर्टीजमेंट है 2 पेज का, ये आपके पास इस तरीके से अवेलेबल हो जाता है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो आइए देखते हैं कि क्या है इस एडवर्टीजमेंट की खास बातें। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जिससे कि आपको ये आसानी से दिखेगा। ठीक है, और इसकी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर ही सबसे पहली लाइन में ही आपको दिया हुआ है 2 डेट, और ये 2 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट क्या क्या है? एक डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, और दूसरा है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट, कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कब से होगा। ये दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली डेट है आपकी जुलाई 2023, 17 अगस्त 2023। 27 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 27 जुलाई 2023। ठीक है, तो अभी आपके पास समय भी है, 27 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन ऑन होगा, और ये करीब आपका 17 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा। मेरी तो आपको यही सलाह रहेगी कि आप 17 अगस्त लास्ट डेट तक मत जाइएगा। 27 जुलाई से ये ऑन होता है, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। दूसरा, एक एग्ज़ाम डेट भी वहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एग्ज़ाम डेट भी आप जो है रिमाइंड कर लें, याद कर लें एकदम से। ये है आपका 13 अक्टूबर 2023। ठीक है दोस्तों, 13 अक्टूबर 2023 ये आपकी एग्जाम डेट है। तो 17 अगस्त आपकी लास्ट डेट होगी फॉर्म रजिस्ट्रेशन की, और उसके बाद सितंबर क्रॉस होगा, उसके बाद 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले बता दिया गया है, जिससे कि आप पहले से ही अपनी तैयारी कर सकें, और सारी डिटेल पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो 2 डेट आपको कंफर्म रखनी है, एक 27 जुलाई जब से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और एक 13 अक्टूबर। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इनटेक। तो जो भी अनमैरिड कैंडिडेट है, मैरिड कैंडिडेट के लिए अपनी, हालांकि इस फॉर्म को जो भरते हैं तो वो मैरिड नहीं ही होते हैं, और यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि मेल हो या फीमेल हो, जो अनमैरिड कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, मेरी तो राय रहेगी एक बार पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। इंडियन एयरफोर्स में जो भी सिलेक्शन होगा फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और ये मेरिट के बेस पे होगा, ठीक है ना। जो भी आप एग्जाम देंगे, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी, जो भी आपकी योग्यता होगी उसके। एट एनी स्टेज एनी ब्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी पे टू एनीवन फॉर सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन के लिए अगर आप घूस देते हैं, किसी को पैसा देते हैं या कुछ गलत चीजें करते हैं सिलेक्शन के लिए, और एयरफोर्स अगर इसको पकड़ती है तो आपको एक तो बाहर कर दिया जाएगा, आप कभी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, साथ ही साथ एयरफोर्स रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रखना है, ठीक है। आपको अपनी योग्यता पे विश्वास रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। ये घूस वगैरह से, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम तो आपको पता ही है, अभी लास्ट ईयर ही आई थी और उसके बारे में जो है काफ़ी डिटेल आपको पता होगी, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और आप ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो आपका एप्लीकेशन है ये केवल ऑनलाइन मोड में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन मोड में होना है। एक वेबसाइट भी यहाँ पे आपको दी गई है, वो वेबसाइट भी आप देख लीजिए, ठीक है। वेबसाइट भी दी हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताया था, ये एक वेबसाइट ये भी देख लीजिए, agnipatvayu.cdac.in, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी आप नोट कर लीजिए, इस वेबसाइट पे आप ऑफिशियली जा करके सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 13 को जो है लास्ट है इसका, मैंने आपको बताया ही है, लास्ट पे आपको नहीं जाना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं एक बार, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ देखिए आपकी 27 जून 2003 से लेकर के 27 दिसंबर 2006 तक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 27 जून 2003 से पहले हैं तो फिर आप इसको नहीं भरेंगे, अगर आप 27 दिसंबर 2006 के बाद के हैं तो फिर आपको नहीं भेज, ठीक है ना। इसी के बीच में ही आपको रहना है, ठीक है ना, इसी के बीच में ही आपको रखना है। और एक यहाँ पे और लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, इन केस अ कैंडिडेट क्लियर्स ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट सारे स्टेजेस जो सिलेक्शन प्रोसीजर हैं सारे स्टेजेस क्लियर कर लेता है, देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर्स। तो अपर एज लिमिट उसकी कितनी होनी चाहिए, कौन से डेट पे, देखिए डेट ऑफ इनरोलमेंट, ठीक है, डेट ऑफ इनरोलमेंट यानी जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस समय आपकी अपर एज जो होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए ये चीज़ दिया हुआ है और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए है कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही इसको फिल करेंगे, मैरिड कैंडिडेट इसको फिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। सातवें 7th पॉइंट पे आइए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आपसे कह रहा है, देखिए पहला दिया है ए साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट में आपको क्या होना है, देखिए इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो 10+2 या आपको कोई इक्विवेलेंट एग्जाम है, इसमें आपको क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, देखिए इसमें एयरफोर्स को चाहिए मैथ फिजिक्स इंग्लिश, ठीक है, मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ क्या है कि 50% मार्क्स आपको चाहिए सब में, 50% मार्क्स आपको इंग्लिश में भी चाहिए, ठीक है ना, मतलब 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। अगर 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में नहीं है तो फिर आप नहीं भर सकते हैं। और क्या है इसके अलावा, और 3 ईयर डिप्लोमा इन कोर्स इन इंजीनियरिंग, बहुत से लोग डिप्लोमा करते हैं, तो अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, किस किस में, मैकेनिकल में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कहीं से भी कोई सेंट्रल स्टेट या यूटी रिकॉग्नाइज्ड किसी भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया है
तो उसमें क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। किसमें होने चाहिए, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ओवरऑल भी 50% होना चाहिए, प्लस इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल उस सब्जेक्ट को मिलाकर के टोटल 50% से कम नहीं होना चाहिए, और प्लस इंग्लिश, पार्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप जो है इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इफ इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट इन डिप्लोमा, ठीक है ना, कोर्स, ठीक है। अगर आपके डिप्लोमा कोर्स में जो है इंग्लिश नहीं है तो क्या आप क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे आप, देखिए पास्ड 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट, 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल कोर्स सब्जेक्ट, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। इसमें भी देखिए ओवरऑल 50% प्लस 50% इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आपको दे रहा है कि भाई देखो, अगर इंग्लिश आपके डिप्लोमा में नहीं है, इंग्लिश जो है आपके वोकेशनल कोर्स में नहीं है, यहां भी लिखा है, देख लीजिए इसको ध्यान से एक बार, ठीक है। जो आपने डिप्लोमा किया है, जो आपने वोकेशनल किया है, अगर उसमें इंग्लिश नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में अगर आपने इंटरमीडिएट किया है या मैट्रिक किया है तो उसमें इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी ने डायरेक्ट हाई स्कूल बाद डिप्लोमा कर लिया और डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं था, तो जो है उसका जो हाई स्कूल का रिजल्ट है तो मैट्रिक में उसके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर इंटर करके आपने डिप्लोमा किया है तो इंटर में आपका 50%, तो इंग्लिश में 50% इनको चाहिए। साइंस के अलावा क्या स्कोप है अदर देन साइंस, ठीक है, एक सेकेंड, साइंस के अलावा देख लीजिए आप इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मेन उद्देश्य है कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए पास इंटरमीडिएट 10+2 पास होने चाहिए, कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, कोई डिप्लोमा वगैरह है तो भी चल जाएगा। और इसमें भी ओवरऑल आपको 50% चाहिए और इंग्लिश में 50% चाहिए, ठीक है ना। 50% ओवरऑल आपका होना चाहिए, 50% इंग्लिश में होना चाहिए। सेकंड में क्या कर रहा है, अगर आपने 2 ईयर का कोई वोकेशनल कोर्स किया है, ठीक है, तो आपको 50%, यहाँ भी देखिए वही 50% का है, 50% हर जगह मांग रहा है। ओवरऑल आपने जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो कोर्स आपने किया है, तो कोर्स में आपको 50% होना ही होना है, ठीक है। उसके अलावा जो इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी 50% मार्क्स चाहिए। तो ओवरऑल तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस सब्जेक्ट के भी जो है इंग्लिश में भी होना चाहिए। अगर कोर्स में नहीं है इंग्लिश तो फिर इंटर में होना चाहिए या हाई स्कूल में होना चाहिए, उन दो में से किसी में आपको इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है ना। एक यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट 1, नोट 2, तो ये नोट देख लेते हैं। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ये डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग और 2 ईयर ऑल्सो, ठीक है। ये दिया हुआ है कि आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, या पेयरिंग वालों के लिए दिया हुआ है, ठीक है, कि आप पेयरिंग वाले हैं, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि फोर्स की है वैकेंसी, कोई नॉर्मल वैकेंसी तो है नहीं, तो इसके लिए आपको जो है कुछ फिजिकल पैरामीटर भी पूरे करने होते हैं। अगर आप मेल हैं, ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपकी हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 152.5 सेंटीमीटर से अगर कम हाइट है तो फिर नहीं भर सकते आप। फीमेल के लिए 152 है, ठीक है ना। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो कितनी हाइट होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए थोड़ा सा, ठीक है, कोई अगर नॉर्थ ईस्ट का है, हिली रीजन का है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे थोड़ी हाइट लोगों की एवरेज हाइट कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम हाइट का 147 है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, हिली एरिया, पहाड़ी के हैं, तो उनके लिए क्या है 147 है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि अगर कोई लक्षद्वीप का है, स्पेशली जो हमारा यूटी है लक्षद्वीप, तो अगर आप लक्षद्वीप के हैं तो वहाँ के लिए मिनिमम हाइट क्या दिया हुआ है, वहाँ के लिए मिनिमम हाइट दिया है 150, कितना दिया हुआ है 150, ठीक है ना। तो देखिए नॉर्मली अगर नॉर्मल स्टेट के हैं, ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट के अगर फीमेल हैं तो 152, नॉर्थ ईस्ट के हैं, हिली एरिया के हैं, उत्तराखंड के जो पहाड़ी एरिया होते हैं तो 147,
लक्षद्वीप के हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। तो ये फीमेल कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे। मेल के लिए कितना है, तो मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगला नोट क्या दिया है, कैंडिडेट अवेलिंग हाइट रिलैक्सेशन फॉर बीइंग डोमिसाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड लक्षद्वीप आर टू सबमिट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अच्छा, ये दिया है कि भाई अगर आप लक्षद्वीप के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, उत्तराखंड के हिली एरिया के हैं और आपको हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है, तभी आप वो उसको अवेल कर पाएंगे, अदरवाइज आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप वहां हैं, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो फिर आप उसको ले सकते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है ना। वेट का दिया हुआ है कि जो आपका हाइट है, जो आपकी एज है, उसके प्रपोर्शन में होना चाहिए। चेस्ट के क्या दिया है, अच्छा चेस्ट दिया हुआ है फॉर मेल एंड फीमेल द चेस्ट वॉल शुड वेल प्रोपोर्शनल विद मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। देखिए चेस्ट का इसमें केवल क्या दिया है कि चेस्ट का एक्सपेंशन जो होना चाहिए मेल और फीमेल के लिए, वो एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर आपको देना है, बाकी चेस्ट का कोई नाप नहीं दिया है। जो भी आपका मेजरमेंट होगा उस जब फुलाने के लिए बोला जाएगा, जब इसको एक्सपेंड करने के लिए बोला जाएगा तो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका चेस्ट, ठीक है ना, जितना भी उसका मेजरमेंट हो। हियरिंग के लिए दिया है, सुनाई देने के लिए चाहिए कि भाई आपको 6 मीटर से अच्छे से सुनाई देना चाहिए, ठीक है ना। डेंटल के लिए दिया है कि आपके जो दांत हो, मसूड़े हो, वो अच्छे हो, मतलब 14 कुछ उनके पॉइंट बने रहते हैं, तो आपको कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स कैरी करने पड़ेंगे। देखिए मेडिकल तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो फोर्स की वैकेंसी है, एयर फोर्स की वैकेंसी है, तो ये सारी जो विजुअल स्टैंडर्ड हैं, डेंटल है, मतलब जो भी हैं ये सारी चीज़ें होंगी, अच्छे से होंगी, ये सब चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई, मेडिकल स्टैंडर्ड पता चल गया, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो जो अग्निपथ स्कीम है उसके बारे में भी दिया हुआ है, और देख लेते हैं, ठीक है। जेंडर फॉर फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, जेंडर का दिया है, प्रेगनेंसी का दिया है, कंजप्शन नार्कोटिक ड्रग्स, टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, सिक कैंडिडेट। अच्छा यहाँ पे देख लें आप, ये कुछ रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है, कि जो सिक कैंडिडेट है उनको हेयर वगैरह का कुछ छूट होता है ना, सॉरी ये तो मिनिमाइज हो गया, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो जो सिक कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आपके रिलीजन से रिलेटेड है तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। टर्म एंड कंडीशन आपको पता ही है, अग्निपथ अग्निवीर आपने बनने जा रहे हैं, 4 साल का आपका होगा, फिर उसमें से 25% सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ट्रेनिंग समझिए आप कि 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, लीव वगैरह यहाँ सब दिया हुआ है, क्या पैसे मिलेंगे, किस ईयर में कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर 4 साल के बाद उसमें से 25% लोग आगे जाएंगे, परमानेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। फेज 1 में क्या होगा आपका, फेज 1 में देखिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, सबसे पहले तो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे फॉर्म भरेंगे, आपको एक एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, उस एडमिट कार्ड के बेस पे आप अपने एग्जाम में बैठेंगे। एग्जाम में जो बैठेंगे तो उसमें क्या आएगा, देखिए साइंस सब्जेक्ट में देख लीजिए क्या आ रहा है, तो ये आपका होगा 60 मिनट का टेस्ट, ठीक है ना। इसमें आपको फिजिक्स पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, केमिस्ट्री और इंग्लिश पूछा जाएगा, 10+2 CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग। साइंस के अलावा और क्या है इसमें, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट 45 मिनट का होगा, जिसमें साइंस के अलग आपसे जो है कुछ जनरल अवेयरनेस की चीज़ें, रीजनिंग मतलब जीके जीएस करंट अफेयर और रीजनिंग, तो 45 मिनट का ये टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके अलावा सी में क्या है, साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द साइंस रिलेटेड, ये 85 मिनट का पेपर है, ठीक है ना। इसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है। तो ये किस स्ट्रीम में है आप और आपका कितने मिनट का पेपर होगा, उसमें क्या क्या आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आप एक अगर क्वेश्चन मार्क करते हैं उसका कितना आंसर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, मार्क नहीं करेंगे 0 मार्क्स मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 0.25, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आइए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए मैं तो आपको यही कहूँगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर आपका एग्जाम कई शिफ्ट में हो रहा है, कई दिन में हो रहा है, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं जूम करके तब आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली, जितने भी पेपर होंगे सबको आप
को इंडिविजुअली भी क्वालिफाई करना है इन साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट विद नॉर्मलाइज मार्क, ठीक है ना। ओवरऑल भी आपको पास करना है, प्लस हर सब्जेक्ट में भी आपको इंडिविजुअली पास होना है, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मतलब नॉर्मलाइज होगा आपका मार्क्स, ठीक है। तो आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि मेरे शिफ्ट में मेरा पेपर कठिन था और दूसरा का पेपर कठिन सरल था, ठीक है ना। फेज 1 जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट जब फेज 1 का आ जाएगा उसके बाद फिर आपका नया एडमिट कार्ड जारी होगा, जिसमें जो है आपका फेज 2 जो भी है, फेज 2 में जो भी फिजिकल होगा, TPST, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। जो भी मेडिकल वगैरह की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होंगी आपकी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए बहुत सारी डिटेल इसमें दिया हुआ है, वेरिफिकेशन कैसे होगा और भी सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ लीजिएगा। PFT आपका कैसे होगा, जो फिजिकल टेस्ट होगा कैसे होगा, कितना आपको रनिंग करनी है, ठीक है, कितना आपको टाइम मिलेगा। जैसे मेल कैंडिडेट है तो 7 मिनट मिलेगा, रन कितना है 1.6 किलोमीटर का रन है। फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, 8 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो मेल को 7 मिनट और फीमेल को 8 मिनट, ठीक है। ये सब चीज़ें हालांकि अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोग को पहले से ही पता होगा कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो देखिए कुछ खास बातें थी, मुख्य बातें थी, वो बातें मैंने आपको बता दी हैं, और मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली जो है डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके जो है आप पढ़ ले पूरा नोटिफिकेशन। और दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, 27 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा और आप अपने फॉर्म को जो है बड़े आसानी से भरें। और किसी को कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में, किसी की कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कर दीजिए, आपको आंसर जो है रिप्लाई में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि आप कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताइए। और एक सपोर्ट आपसे चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।